हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका शुभा आईएएस की आज की स्पेशल क्लास में। तो बच्चों, आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 1995 के पॉलिटी के क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम सब देखेंगे आईएएस पीटी 1995 के पॉलिटी के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि ऐसे पीवाईक्यू डिस्कशन और ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ध्यान से पढ़िए, ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुनिए ताकि किसी भी तरीके की आपको दिक्कत ना हो और आप अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन कर सके और ट्रेंड समझ सके कि यूपीएससी प्रेजेंट समय में किस तरीके से पूछ रही है और पहले किस तरीके से पूछती थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आप सबके सामने पहला प्रश्न है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14 से लेकर 18 तक जो है कि समानता का अधिकार दिया गया है। समानता के अधिकार की बात कही गई है। समानता के अधिकार की बात कही गई है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि हम यह इसका आंसर हो जाएगा आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, अनुच्छेद जो है कि आंसर हो जाएगा आपका ये। तो आर्टिकल 15 में यह बात कही गई है कि जो क्या कहते हैं कि राज्य जो है नागरिकों के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। इसमें हो गया धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर जो है कि भेदभाव नहीं करेगा। यह भारतीय संविधान के समता के अधिकार 14 से 18 तक के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप सब जानते हैं 14 से लेकर 18 तक जो है कि समानता की बात की गई है, समानता के अधिकार की बात की गई है, आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार को 23 से 24 में अविष्ट किया गया है। अनुच्छेद 24 में 14 से कम आयु के किसी बालक को कारखाने या खान में या संकटपूर्ण कार्य करने से नियोजन करने से रोका गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के संबंध में अनुच्छेद 29-30 में प्रावधान किया गया है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब देखते हैं, इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों, आप सबके सामने है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यहाँ पे पहला है कि किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा बच्चों। और दूसरा है कि कोई भी राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता है। तो इसको देखते हैं हम बच्चों। पहला गलत है। क्यों पहला गलत है? क्योंकि क्योंकि होता क्या है कि राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल जो होता है यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है कि पद धारण करता है। पद धारण करता है यानी राष्ट्रपति जब भी चाहे उसे हटा सकता है। तो इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, इसलिए पहला जो है कि आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर नहीं बना रह सकता है। तो यहाँ पर देखिए
कि इसी अनुच्छेद के अंत में स्पष्ट किया गया है कि अवधि समाप्त होने के बाद भी राज्यपाल तब तक अपने पद को धारण करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। यह तथ्य द्वितीय तर्क में अमान्य कर देता है। कहने का मतलब है कि यह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी जो है कि अपने पद पर आसीन नहीं हो जाता। इसलिए इस तरीके से आपका दोनों स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएंगे, दोनों ही नहीं। तो इस तरीके से डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों इस क्रम में। तो आप सबके सामने अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया था? निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया था? तो यहाँ पर देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनते हैं बच्चों कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, उसके बाद हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद देखते हैं हम सब एमपी हो गया, उसके बाद हो गया गुजरात। राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत मुख्यमंत्री भी आते हैं। इतने राज्यों में जो है कि लोकायुक्त के अंतर्गत मुख्यमंत्री भी आते हैं। उड़ीसा में पहले मुख्यमंत्री को लोकायुक्त दायरे में लाया गया था। उड़ीसा में पहले लाया गया था किंतु अब ऐसा नहीं है। इस तरीके से आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 4। तो क्या कहता है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है परंतु परिपाटी यानी कन्वेंशन के रूप में पालन किया जाता है? तो पहला है कि वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। मंत्री परिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यभार संभाले। तो इस प्रश्न के अनुसार बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा बी। सही आंसर आपका हो जाएगा बी। देखिए, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन यानी निम्न सदन जो कि लोकसभा है, निम्न सदन जो कि लोकसभा में बहुमत खो दे तो वह त्यागपत्र दे देता है। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु निम्न सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व की व्यवस्था अनुच्छेद 75 के तीन तीन के कारण यह परंपरा है कि बहुमत खोते ही त्यागपत्र दे देता है, त्यागपत्र प्रधानमंत्री दे देता है। इस तरीके का प्रावधान अनुच्छेद 75 के सबसेक्शन 3 में की गई है। अब इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि अपनी जमानत राशि खो देता है तो उ- इसका अर्थ होता है कि, अच्छे से समझते हैं पहले प्रश्न, कि यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है तो अर्थ है कि उसका अर्थ है कि पहला है कि मतदान बहुत कम हुआ है, दूसरा है कि निर्वाचन बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए था, तीसरा है कि निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटता प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से थी, डी है कि निर्वाचन लड़ने वाली प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। तो आपका सही आंसर बच्चों हो जाएगा डी। ध्यान से समझते हैं इस बात को, निर्वाचन में रखी जाने वाली निक्षिप्त राशि कुल पड़े मतों का एक निश्चित प्रतिशत प्रतिशत प्रत्याशी द्वारा न प्राप्त कर सकने पर जब्त कर ली जाती है। भारत में यह 10% है। भारत में यह 10% है। एक निश्चित संख्या निर्धारित की जाती है, एक निश्चित मत निर्धारित किया जाता है। भारत में यह 10% है। अतः मतदान चाहे जितना भी कम हो, जमानत राशि बचाने के लिए आवश्यक मत उसी अनुपात में कम हो जाते हैं। जमानत राशि बचाने के लिए आवश्यक मत उसी अनुपात में कम हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या
बहुत अधिक थी, इसलिए उसकी जमानत जो है कि जमानत राशि को जब्त कर लिया गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान यानी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में इसके लिए उपबंध है। इसके लिए उपबंध है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है कि 169 169 169 के अनुसार संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वह चाहे तो जिस प्रदेश में विधान परिषद पहले से है उसे समाप्त कर दे। इसके विपरीत जिन राज्यों में एक सदन वाला विधान मंडल है वहां विधान परिषद का सृजन कर दे। कई राज्यों ने इस सदन को समाप्त कर दिया है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा मध्य प्रदेश के एक विधान परिषद की व्यवस्था थी, किंतु कतिपय कारणों से इसे कार्य के रूप में परिणत नहीं किया जा सका। अब यह सदन बिहार, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में है। कर्नाटक और यूपी में है। यूपी में है। तो इस तरीके से आपका सही आंसर हो जाएगा एमपी। आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन आपका। अगला प्रश्न है बच्चों आप सबके सामने, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है? दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। मतदान का अधिकार होता है। आपका पहला है कि संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं आप सबका कि राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में जो है कि मतदान करने का अधिकार होता है। मतदान करने का अधिकार होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी ही रीति से चुने जाएंगे जैसा कि संसद विधि द्वारा विहित करे। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसको जो है कि विघटित नहीं किया जा सकता, इसका विघटन नहीं होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न आप सबका। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संवैधानिक और विधितर संस्थाएं हैं? कौन सी जो है कि संस्थाएं जो है कि संविधानेतर है और विधितर है? तो देखते हैं, पहला है राष्ट्रीय विकास परिषद, दूसरा है राज्यपाल सम्मेलन, तीसरा है आंचलिक परिषदें, चौथा है कि अंतरराज्यीय परिषदें। तो बच्चों जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंतरराज्यीय परिषद जो है आपका, अंतरराज्यीय परिषद जो है इसका जो है कि प्रावधान किया गया है आर्टिकल 263 में। 263 में प्रावधान किया गया है, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करता है। तो अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है। यह एक संवैधानिक संस्था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यह परिषद निम्न प्रकार से कार्य करती है: राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों की जांच करना तथा उन पर सलाह देना, ऐसे किसी विषय के बारे में अच्छे समन्वय हेतु नीति या कार्यवाहियों की सिफारिश करना। इस परिषद का कार्य केवल केवल
सलाहकारी नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक संविधानेतर संस्था है, जिसकी स्थापना 1952 में योजना आयोग की अनुषंगी इकाई के रूप में की गई थी। प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। परिषद समय समय पर राष्ट्रीय योजना के कार्यकरण का पुनर्वलोकन करती है। आंचलिक परिषदों का गठन 1956 में संविधान एवं सलाहकारी संस्था के रूप में किया गया है। सलाहकारी संस्था के रूप में किया गया है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अंतर्राज्यीय परिषद को छोड़कर बाकी राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यपाल सम्मेलन, आंचलिक परिषदें तीनों जो है आपकी यह संवैधानितर और विधितर संस्थाएं हैं। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। 1, 2, 3 तीनों सही है। अब देखते हैं आप सबके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 9। क्या कहता है कि राज्य सरकारों को कृषि आयकर किसके द्वारा समनुदेशित असाइंड किया गया है? असाइंड किया गया है। पहला है वित्त आयोग, दूसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद, तीसरा है अंतर्राज्यीय परिषदें, चौथा है भारत का संविधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों भारत का संविधान। तो भारतीय संविधान राज्य सरकारों को कृषि आयकर समनिर्देशित करता है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत 263 के अंतर्गत जैसा कि आप सब जानते हैं अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। अनुच्छेद 280 में जो है कि आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग का गठन किया गया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा 1952 में की गई थी। 1952 में मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है। इस परिषद का कार्य राष्ट्रीय नियोजन के कार्यों का निरीक्षण करना है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा डी भारत का संविधान। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है जो कि यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। किससे संबंध था दिनेश गोस्वामी समिति का? पहला है बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधारों से, पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद समाप्त करने के उपायों से और चकमा समस्या से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा निर्वाचन सुधारों से। दिनेश गोस्वामी समिति जो है निर्वाचन सुधारों से जुड़ी हुई समिति है। तो सुधारों से है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट निम्न सिफारिशें की थी। कब्जा किए गए मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान किया जाए, सीटों के आरक्षण हेतु चक्रानुक्रम पद्धति अपनाई जाए, चुनाव से संबंधित याचिकाओं का शीघ्र निस्तारण किया जाए, मतदान इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा कराई जाए, रिक्त स्थानों के लिए 6 माह के अंदर चुनाव करना अनिवार्य किया गया है। इस तरीके से जो है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन सुधारों से। आपका सही आंसर हो जाएगा बी निर्वाचन सुधारों से। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 12। क्या कहता है प्रश्न? निम्नलिखित में से किन विषयों पर संविधान संशोधन केवल कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से ही संभव होता है? तो देखते हैं। पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तीसरा है 7वीं अनुसूची में दी गई किसी भी सूची और किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। तो यहाँ पर बच्चों देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि अनुच्छेद 368 जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित है। तो यहाँ पर जो कि दिया गया है कि प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत कि विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन पारित होने वाले कुछ विषय होते हैं, उनमें कौन कौन सा शामिल है? तो सबसे पहले आपका हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसके बाद हो जाएगा कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 7वीं अनुसूची में दी गई किसी विषय की सूची। इसमें जो है कि कम से कम आधे राज्यों की आवश्यकता होती है विशेष बहुमत के साथ साथ। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों में जो है कि बहुमत की आवश्यकता। तीनों में जो है कि बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडलों का अनुमोदन चाहिए होता है। अब देखते हैं हम इसी के साथ अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है बच्चों आप सबके सामने कि भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत और सही कथन को हम ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से ज्यादा गलतियां होती हैं। तो पहला है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघीय प्रणाली में स्थानीय शासन का कोई स्वतंत्र स्तर नहीं है। बी है कि स्थानीय निकायों में 30% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। आपका सी है कि स्थानीय शासन के लिए वित्त की व्यवस्था एक आयोग द्वारा की जाती है। डी है कि स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग द्वारा किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 33% आरक्षण की बात की गई है, जबकि यहाँ पर दिया है 30%। 30% दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार अनुच्छेद 73वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अनुसार 243 के डी में बात कही गई है कि 1/3 सीटें 1/3 सीटें 33% सीटें जो है कि महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इस तरीके से आज की क्लास हमारी यही कंप्लीट होती है, समाप्त होती है। तो बच्चों आज हमने यूपीएससी प्रीलिम्स के 1995 के पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सुबह आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम और भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का सुबह आईएएस की आज की स्पेशल क्लास में। तो बच्चों आप सभी को मैं बता दूं कि यह क्लास आपको डेली 6 पीएम पर मिलेगी। 6 पीएम पर मिलेगी, इसलिए समय से जुड़ना आप मत भूलिएगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी के पीटी के पॉलिटी के 1996 के क्वेश्चन। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें साफ समझ में आता है कि यूपीएससी संविधान और पॉलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट से किस तरह से प्रश्न पूछता है। इस क्लास में हम हर प्रश्न को समझेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करेंगे और यह भी जानेंगे कि सवाल फ्यूचर में किस तरह से रिपीट होते हैं, किस भाषा में रिपीट होते हैं। और बच्चों क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारी क्लास हेल्पफुल लगती है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही सिविल सर्विस के जीएस के ओरिएंटेड कंटेंट के लिए सुबह आईएएस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों बिना किसी समय बर्बाद किए हम शुरू करते हैं पॉलिटी के 1996 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सबके सामने, तो ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है आप सबके सामने। आप सबके सामने सबसे पहला प्रश्न है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान सभा में उनका निर्वाचन किस समय हुआ था या किस प्रेसिडेंसी के अंतर्गत हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे है कि पश्चिम बंगाल से और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थे, तत्कालीन मध्य भारत से और पंजाब से। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। तो बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए कुल जो है कि 21 लोग चुने गए थे। 21 लोग जो है कि चुने गए थे 21 लोग चुने गए थे, जिनमें डॉक्टर अंबेडकर, मीनू मसानी, वीजी खेर, वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी और एस निजलिंगप्पा आदि प्रमुख थे। इस तरीके से आपका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अगला प्रश्न है बच्चों आप सबके सामने। यह प्रश्न देखिए, नीचे दो कथन
जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो यहाँ पे दो कथन दिया गया है, उस कथन के आधार पे बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, या फिर कथन सही है, सही व्याख्या करता है। तो देखिए, सबसे पहले अल्पसंख्यक कथन। अल्पसंख्यक शब्द को भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। आर है कि अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि अल्पसंख्यक शब्द की संविधान के अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है और अल्पसंख्यक आयोग को एक संवैधानिक निकाय बताया गया है। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों कि अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसमें धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को इसमें क्या किया गया था, धार्मिक और भाषाई जो अल्पसंख्यक है उनको परिभाषित किया गया है। और यहीं पर देखें कि अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यह सांविधिक निकाय है। अल्पसंख्यक आयोग जो है यह सांविधिक निकाय है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा बी। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं करता है, सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। इस तरीके से बच्चों हम सब ने देखा प्रश्न संख्या 2। अब आप सबके सामने है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आप सबके सामने प्रश्न संख्या 3। है, यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला है कि क्या प्रश्न है, किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। और राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई विधिक उपबंध नहीं है। इस तरीके से अगर देखा जाए बच्चों तो यह तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए हमें बाध्य नहीं किया जा सकता या हम बाध्य नहीं कर सकते। क्यों? इससे उसकी वाक की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकार की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा और इससे उसके अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। और राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को बाध्य करने के लिए किसी भी तरह का कोई जो है कि कानूनी उपबंध नहीं किया गया है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा सी। 1 2 3 तीनों सही है। तो इस प्रश्न को थोड़ा हम अच्छे से समझेंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बच्चों देखिए लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक केस आया था विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य। तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में चुप रहने के अधिकार को भी सम्मिलित माना है। चुप रहने के अधिकार को सम्मिलित माना है। चुप रहने के अधिकार को भी सम्मिलित माना है। इसी वाद में अनुच्छेद 25 के अंतर्गत न्यायालय ने माना है कि किसी व्यक्ति का धार्मिक विश्वास उसे राष्ट्रगान गाने की अनुमति नहीं देता, उसे इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किंतु यदि वह राष्ट्रगान के समय आदर पूर्वक खड़ा होता है तो वह राष्ट्रगान में किसी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न करता है, तो उसे प्रिवेंशन ऑफ ऑनर एक्ट के अंतर्गत दोषी नहीं माना जा सकता। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, अर्थात राष्ट्रीय गीत न गाना संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करता है। इसलिए तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग है परंतु महाभियोग अधिरूपण का भाग नहीं है? तो पहला लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषदें और राज्यों की विधान सभाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यों की विधान सभाएं। जो राज्यों की विधान सभाएं, जैसे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का
भाग जो होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और क्या कहते हैं कि राज्यों की विधानसभाएं शामिल होती हैं। परंतु जब महाभियोग की बात आती है तो राज्यों की विधानसभाएं शामिल नहीं होती हैं। राज्यों की विधानसभाएं शामिल नहीं होती हैं, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा डी। आपका सही आंसर हो जाएगा डी। महाभियोग की प्रक्रिया में केवल संसद भाग लेती है, राज्य विधानमंडल नहीं। राज्य विधानमंडल को शामिल नहीं किया जाता है। अब इसी क्रम में देखते हैं अगला प्रश्न है आप सबके सामने। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति के कर्तव्यों के बारे में बात की गई है। तो पहला है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, जो कि एकदम सही बात है। और इस विषय में भारत के राष्ट्रपति से उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। यह गलत है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। यह भी स्टेटमेंट सही है। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में उसके पास केवल सीमित शक्तियां होती हैं, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। यह स्टेटमेंट गलत है। तो बच्चों इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, ए और सी दोनों है। तो इस तरीके से दोनों को सही माना जा सकता है। मंत्रियों का चयन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, यद्यपि उसे कुछ दलीय एवं क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ भारतीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का सांसद होना भी अनिवार्य है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। वह व्यक्ति सदन के बाहर का भी हो सकता है, पर किंतु उसे 6 माह के भीतर सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न क्या है। बच्चों अब अगला प्रश्न देखते हैं आप सबके सामने। और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार का अगर विवाद होता है तो उसका निर्णय, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय करता है, लेकिन उसका निर्णय किस शक्ति के अंतर्गत करता है, उसी शक्ति के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, ए है परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, दूसरा है बी अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, तीसरा है सी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, डी है संवैधानिक अधिकारिता के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकारिता के अंतर्गत। तो बच्चों इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए व्याख्या क्या है कि विवाद यदि संघ व एक राज्य या अधिक राज्यों के बीच हो, एक तरफ संघ हो, दूसरी तरफ राज्य हो, एक राज्य हो या फिर एक से अधिक राज्य हो, एक से अधिक राज्य हो, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी क्या है कि एक राज्य अधिक राज्य हो, एक तरफ संघ हो, एक तरफ राज्य हो या अधिक राज्य हो। तीसरी कंडीशन है एक राज्य या अधिक राज्य दूसरी तरफ से हो, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच हो, यानी सिर्फ दो राज्यों के बीच हो, दो से अधिक राज्यों के बीच हो। तो ऐसे विवादों को उच्चतम न्यायालय की आरंभिक यानी मूल अधिकारिता के अंतर्गत रखा जाता है। यहाँ पे आरंभिक भी आ सकता है, आरंभिक या मूल अधिकारिता के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो इसलिए सही आंसर आपका हो जाएगा सी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आप सबके सामने। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है तो वह अधीन होता है, वह अधीन होता है, वह अधीन होता है। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है, प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है, तो वह किसके अधीन होता है? यहाँ पे पहला है कि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रीट अधिकारिता के। बी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के और राज्य के राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों के, इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश में से किसी भी रीट अधिकारिता के, किसी भी रीट रीट अधिकारिता की किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपनी प्रशासनिक हैसियत से काम करते समय न्यायिक व्यक्ति नहीं होता है, वरना यह सामान्य प्रशासनिक व्यक्ति होता है, जो कि सभी न्यायाधीशों की रीट अधिकारिता के अंतर्गत आता है, जो कि सभी न्यायाधीशों की रीट अधिकारिता के अंतर्गत आता है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है बच्चों आप सबके सामने कि भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा, सम्मिलित नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं किसके अंतर्गत नहीं होगा। पहला है कि मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, दूसरा है सत्र न्यायाधीश, तीसरा है अधिकरण न्यायाधीश, चौथा है लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इस क्रम में आपका सही आंसर हो जाएगा सी, अधिकरण न्यायाधीश। अधिकरण न्यायाधीश। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अधिकरण न्यायाधीश संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। संविधान के अनुच्छेद 236 236 ए के अंतर्गत जिला न्यायाधीश शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार जिला न्यायाधीश पद के अंतर्गत नगर जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश शामिल होते हैं, जबकि अधिकरण न्यायाधीश शामिल नहीं होता है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है और यह हमारा लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का। तो देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है। तो पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है, उसी को देखते हैं। क्या संरचना है? ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना और ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय शासन की दो स्तरीय संरचना, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन की त्रिसंरचना का प्रावधान किया गया है। एक तो ग्राम स्तर पर, दूसरा खंड स्तर पर, तीसरा जिला स्तर पर। जिला स्तर पर त्रिस्तरीय संरचना का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन लाया गया था आपका 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया था। इसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। इसके अनुसार सबसे पहले निचले ग्राम स्तर पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया और जिसका मुख्य अधिकारी प्रधान मुखिया सरपंच होता है। इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है और ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य होते हैं। ग्राम सभा में 1000 की आबादी तक 9 ग्राम पंचायत सदस्य यानी वार्ड सदस्य होते हैं। 2000 है तो 11 सदस्य होते हैं। अगर 3000 की है तो 13 सदस्य होते हैं। 3000 से एबव है तो 15 सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य जो होते हैं। वहीं दूसरी स्तर पे बात की गई है मध्यवर्ती अर्थात खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत का प्रावधान होता है। खंड यानी ब्लॉक स्तर पर तो ब्लॉक प्रमुख होता है, जिसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सी है सबसे उच्च अर्थात जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है, जिसका प्रमुख अधिकारी होता है जिला पंचायत अध्यक्ष या चेयरमैन, जिसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो इस तरीके से जो है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा सी। सी। तो बच्चों आज की क्लास यही समाप्त होती है।
आज की क्लास में हम सबने यूपीएससी प्रीलिम्स के 1996 के पॉलिटी के पीवाईक्यू देखे और कॉन्सेप्ट के साथ समझा। उम्मीद है कि आपको यह क्लास क्लियर और यूजफुल लगी होगी। बच्चों याद रखिए, पीवाईक्यू पढ़ने का मतलब होता है यूपीएससी की सोच को समझना। ऐसा करके आप जरूर देखिएगा। अगर आप इन सवालों को सही तरीके से समझ लेते हैं तो प्रीलिम्स में पॉलिटी अपने आप स्ट्रांग हो जाती है। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही यूपीएससी पीसीएस ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस के लिए सुबह इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक और नए पीआईक्यू के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने लक्ष्य पर भरोसा रखिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।